स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेस पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 की लिखित परीक्षा का टेस्ट सीरीज के जरिए अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब आप लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस की रिटर्न परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब ये वैकेंसी आने में ज़्यादा समय नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अब जल्द ही आने वाली है। और दोस्तों, इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी यानी 40,000 प्लस के आसपास पोस्ट हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोग इसके रिटर्न परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में इसके पूरे पैटर्न का व किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल सिलेबस को दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से बता दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग उसे भी एक बार देख लें, ताकि आप लोगों को पूरी सिलेबस की ये एक अच्छी तरह से समझ हो सके। दोस्तों, हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा सिलेबस के रिकॉर्डिंग इसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 1 भारतीय संविधान का टॉपिक है, जिससे हम लोग टोटल 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 1 में बताना दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ये नंबर विकल्प है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी नंबर विकल्प है महात्मा गांधी, सी नंबर विकल्प है राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा। यहाँ से क्वेश्चन और बनेंगे दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष और एक संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। तो अस्थाई अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, जो कि हमारा क्वेश्चन था। वह अगर आप लोगों से अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ से दो क्वेश्चन हो गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके वनडे परीक्षाओं में भी बार बार पूछा गया है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये नंबर विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर विकल्प है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर विकल्प है वल्लभ भाई पटेल और डी नंबर विकल्प है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी विकल्प नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो ये नंबर विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, बी नंबर विकल्प है वल्लभ भाई पटेल, सी नंबर है राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं। दोस्तों, पूछा जा रहा है आप लोगों से कि संविधान सभा में जो दल बदल का प्रारूप दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, वो किस अनुसूची में दिया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का 10वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। हमें बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो नागरिकों के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक हैं। ये नंबर विकल्प है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, बी नंबर विकल्प है अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 36 तक, सी नंबर विकल्प है अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 40 तक और डी नंबर विकल्प है अनुच्छेद 16 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुसूची से लेकर किस अनुसूची तक है। तो सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ बताना दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। ये नंबर विकल्प है 4, बी नंबर विकल्प है 6, सी नंबर विकल्प है 8 और 9 नंबर विकल्प है, डी नंबर विकल्प है 9। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। 6 मूल अधिकार। कितने दोस्तों? 6 मूल अधिकार। यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से मिले दोस्तों। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। और इस क्वेश्चन में दोस्तों कुल कितने वो मूल अधिकार हैं जो 12 से 35 में वर्णन है, तो 6 मूल अधिकार। कौन कौन से दोस्तों? तो ये पहला हमारा है समानता का अधिकार, दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हमारा है संवैधानिक संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बाद है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार और एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ये सारे दोस्तों हम लोग उनको और भी अच्छे से तरीके से डिटेल में बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। मूल कर्तव्य बताने दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यानी मूल कर्तव्य है। इनका दोस्तों अनुच्छेद में कहाँ वर्णन है, तो अनुच्छेद 51 के का में है, 51 के का में है। और ये दोस्तों स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी। स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी नागरिकों के मूल अधिकार। तो कुल कितने हैं दोस्तों वर्तमान में? ये नंबर है 11, बी है 12, सी है 13 और डी है 14। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 11 यानी विकल्प नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चन को दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही हो दोस्तों तो पुनः इनका रिवीजन करें ताकि होने वाली पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा के लिए आप पूर्ण रूप से दोस्तों तैयारी व प्रिपेयर रहें। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये है जो हम क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। एक है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है। उसके बाद दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हम लोग तीनों के बारे में बात करेंगे। ये नंबर विकल्प है यहाँ दोस्तों राष्ट्रपति, बी नंबर है प्रधानमंत्री, सी नंबर है लोकसभा अध्यक्ष और डी नंबर है विपक्ष का नेता। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, बुलाएगा राष्ट्रपति दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बनेगा संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है, तब भी हमारा आंसर राष्ट्रपति ही होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तब हमारा आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा यानी विकल्प नंबर सी। तीनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ये नंबर विकल्प है प्रधानमंत्री, बी नंबर विकल्प है गृह मंत्री, सी नंबर विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी नंबर विकल्प है राष्ट्रपति। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति यानी विकल्प नंबर डी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है दोस्तों भारत का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। भारत का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन दोस्तों हम इसलिए बार बार रिवीजन करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ लीजिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, ताकि कन्फ्यूजन की कोई भी संभावना ना रहे। अब विकल्प देखते हैं। ये नंबर विकल्प है विधानसभा, बी नंबर है लोकसभा, सी नंबर है प्रधानमंत्री और डी नंबर है राष्ट्रपति। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति यानी विकल्प नंबर डी। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। क्वेश्चन दोस्तों
राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? विधि अधिकारी। ये नंबर विकल्प है महान्यायवादी, बी नंबर विकल्प है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी नंबर है महाधिवक्ता और डी नंबर है भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारा कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो होता है महाधिवक्ता यानी विकल्प नंबर सी। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप लोग दोनों समझ लीजिए। ये किया था दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। अगला है दोस्तों कि केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये राज्य का था दोस्तों, केंद्र का भी पूछा जा सकता है। तो वो होता है महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और राज्य का पूछा जाए तो महाधिवक्ता, जो हमारा क्वेश्चन था, और आंसर भी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 थंबनेल का क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये नंबर है 8 दिसंबर 1946, बी नंबर है 9 दिसंबर 1946, सी नंबर है 10 दिसंबर 1946 और डी नंबर है 11 दिसंबर 1946। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और यहीं से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन अब रिवीजन कर लेंगे, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ रिवीजन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों क्वेश्चन था संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में चर्चा किए हैं। और दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो हम लोगों ने देखा कि प्रस्तुत किया था डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उन्होंने दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को यानी इसकी तीसरी बैठक में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है दोस्तों, आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे दल के दोस्तों कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, इतना तो आप जानते होंगे दोस्तों। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने दल, मध्य प्रदेश में कितने दल, महाराष्ट्र में कितने दल, आंध्र प्रदेश, यानी बहुत सारे दल उत्तर भारत में हैं जो चुनाव लड़ते हैं। तो कौन सी दलीय व्यवस्था हो सकती है दोस्तों? चलिए लगाते हैं इसको। एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। दो विकल्प एक साथ दे दिया गया है दोस्तों, एक साथ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? बहुदलीय व्यवस्था। क्या? बहुदलीय व्यवस्था। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? बहुदलीय व्यवस्था। आप लोग जानते हैं दोस्तों बहुत सारे दल के कैंडिडेट हमारे देश में चुनाव लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज समझ लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो कहाँ से है? पंचायती राज से है। कहाँ से? पंचायती राज से है। इन्होंने ही दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पंचायती राज की वो त्रिस्तरीय कौन सी है दोस्तों? एक जिला परिषद है, एक क्षेत्र पंचायत है, एक ग्राम पंचायत है। यह हमें नहीं बताना दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं बताना। तो नहीं आपका परिषद हो जाएगा, यानी आंसर बनेगा विकल्प नंबर बी। परिषद जो है ये पंचायती राज संस्था का अंग नहीं है। 3 ही हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं। ग्राम पंचायत जिसमें हमारी दोस्तों इलेक्शंस होते हैं ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का यानी प्रधान का, दूसरा क्षेत्र पंचायत का होता है दोस्तों जो ब्लॉक स्तर पर होता है, तीसरा जिला पंचायत होता है। तो 3 ही दोस्तों हमारे पंचायती राज के अंग हैं, परिषद नहीं है। यानी विकल्प नंबर डी, यहाँ बी हमारा यहाँ पे गलत दोस्तों आंसर बन रहा है, क्योंकि पूछा जा रहा था संस्था जो नहीं हो, तो नहीं क्या था? परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सरकारी आयोग बार पूछा गया क्वेश्चन है। सरकारी आयोग का संबंध बताना है दोस्तों, जो कि हमारा थंबनेल का दूसरा क्वेश्चन है। ये नंबर विकल्प है नदी जल विवाद से, बी नंबर विकल्प है कर सुधार से, सी नंबर विकल्प है केंद्र राज्य संबंधों से और डी नंबर विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों से, यानी विकल्प नंबर सी।
सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। इस तरह हम लोगों ने दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटन एग्जाम का सामान्य ज्ञान का दोस्तों एक टॉपिक भारतीय संविधान को यहाँ सॉल्व किया है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। अगर क्वेश्चन दोस्तों कम सही हो तो पुनः इनका रिवीजन ज़रूर करें। दोस्तों हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस के द्वारा सिलेबस की रिकॉर्डिंग आपकी पूरी तैयारी की कराई जाएगी। अगर आप लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।